हेलो दोस्तों, मैं राजेश निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आज ये क्लास कॉम्पिटिटिव की स्पेशल बैच फॉर टीजीटी पीजीटी पॉलिटी का बैच ले रहे हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि इससे बाहर कुछ जाए। और मैं इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल होगा उसे बता देंगे। आज बात करेंगे डीपीएसपी पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे बोलते हैं डायरेक्टिव डीपीएसपी। इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो रख हौसला मंजिल के मुसाफिर, एक न एक दिन वो मंजर भी आएगा, तुम्हारे आगे चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल तो मिलेगी लेकिन मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ आपको लेके चल रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपसे बात कही जाए, सबसे पहले ये बात कहां से आई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों लिखा गया। जब हमारा सबसे पहले तो यहां से एक दो तीन क्वेश्चन पहले इसके बाद वालों की बात करें, फिर हम इसकी बात करें। जब हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ तो उसमें क्या हुआ कि कहा गया कि भाई जो फंडामेंटल राइट, जो आपको अभी हमने पढ़ा दिए कि फंडामेंटल राइट है, इसी प्रकार से एक फंडामेंटल राइट और होने चाहिए। एक बहुत बड़े विधिवेत्ता हुआ करते थे जिनका नाम था BN राव। हमारी संविधान सभा में इनका नाम की फुल फॉर्म होती थी बेनेगल नरसिंह राव। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे या विधि का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति थे BN राव। तो BN राव ने कहा कि हमने फंडामेंटल राइट तो दिए, लेकिन इसी प्रकार से दूसरे भी फंडामेंटल राइट BN राव नहीं कह रहे हैं, ये संविधान सभा के लोग कह रहे हैं, BN राव भी इसमें मेन आदमी BN राव है, तो वो कह रहे हैं कि एक और फंडामेंटल राइट लिखे जाने चाहिए। तो इस बात पे क्वेश्चन उठा कि फंडामेंटल राइट क्या दो प्रकार के होंगे। तो बोले कि हाँ, एक फिर क्या वो परिवर्तनीय होंगे। बोले परिवर्तनीय नहीं होंगे। अगर परिवर्तनीय होंगे तो परिवर्तनीय तो वो है, आप कहेंगे परिवर्तनीय शब्द बोले क्या है, क्या ये बाध्यकारी होंगे, क्या न्यायालय ने सख्ती से लागू कराएगा, क्या न्यायालय की शरण नहीं प्राप्त होगी, नहीं, इन्हें न्यायालय की शरण प्राप्त नहीं होगी जो दूसरे फंडामेंटल राइट लिखे। उस समय डीपीएसपी नाम नहीं दिया गया था। तो बोले कि फिर बोले कि ये राज्य के अधीन होंगे। किसके अधीन होंगे? राज्य के अधीन होंगे। और 1937 में आयरलैंड का संविधान लिख चुका था, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बोले अच्छा, फिर क्या हुआ, भारतीय संविधान का भाग 4 लिखा गया। भाग क्या लिखा गया? 4। आर्टिकल क्या लिखा गया? आर्टिकल जो थे वो 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए गए। बोले कि ये बाध्ययोग होंगे। बोले बाध्ययोग नहीं होंगे। क्यों कि बाध्ययोग क्यों नहीं होंगे? अभी हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे सपोज है शर्मा जी के बेटे के पास ऑडी कार है, तो फिर वर्मा जी का बेटा भी तो कहेगा हमें भी तो ऑडी कार चाहिए। शर्मा जी के पास एक बंगला है, वर्मा जी के पास नहीं है, तो इतने संसाधन हम प्रयोग नहीं
करा सकते, इतने संसाधन राज्य प्रयोग नहीं कराएगा, इसलिए ये अपरिवर्तनीय होंगे और इनका नाम दिया गया राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। क्या नाम दिया गया? डीपीएसपी। डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में रखे गए, आर्टिकल 36 से 51 के बीच रखे गए अनुच्छेद, जिसे कहते हैं इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, 36 से 51 के मध्य रखे गए और डीपीएसपी इनको नाम दिया गया और ये अपरिवर्तनीय थे, बाल योग नहीं थे। ये राज्य के रहमो कर्म पर छोड़ दिया गया कि राज्य की इच्छा होगी तो इन्हें लागू कराएगा और राज्य की इच्छा होगी तो इन्हें लागू नहीं कराएगा। इन्हें न्यायालय की कोई शरण प्राप्त नहीं है, न्यायालय इन्हें सख्ती से लागू नहीं करा सकता। ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया, राज्य अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्हें लागू कर सकता है, राज्य चाहे तो लागू करे, राज्य चाहे तो लागू ना करे। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि ये कहां से लिया गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। बहुत बार छोटे एग्जाम, वनडे एग्जाम में ये पूछा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। भारतीय संविधान के किस भाग में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? भाग 4 में किया गया। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक रखा गया है? आर्टिकल 36 से लेके 51 के मध्य इन्हें रखा गया है। अब आपकी बात करती है पॉइंट टू पॉइंट ऐसे कि डीपीएसपी क्या थी और आर्टिकल 36 क्या कहता है। इससे ज्यादा जो आपके समय समय पर कुछ परिवर्तन किए गए या कुछ सब क्लोज के तहत जोड़े गए, उनको एक दिन लेंगे। आज लगभग हम आर्टिकल 44 तक करेंगे, आर्टिकल 36 से लेके। तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 में किस चीज का वर्णन किया गया है? आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा देता है, राज्य की परिभाषा। आप लोग चुप जाओगे, कहोगे कि मास्टर गलत पढ़ा रहा है, खुद पढ़ोगे। आप लोग सोचोगे मास्टर पगला तो नहीं, भाग के तो नहीं पढ़ा गया, पगला गए हो क्या? नहीं, क्योंकि मास्टर ने ये चीज पढ़ाई थी जिस समय फंडामेंटल राइट पढ़ाया था, तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 में शुरू में ही इन्होंने कह दिया था कि राज्य की परिभाषा। अब आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा, ये क्या फंडा है? इसके लिए करो, यही तो फंडा है, कुदरत का फंडा है, टार्जन पिक्चर वाली। इसमें आर्टिकल 12 के तहत आर्टिकल 36 में कहा गया है राज्य की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल 12 में परिभाषित है। इतनी बात कह के इसने क्या काम कर दिया? अपना पल्ला झाड़ दिया। अब आपके एग्जाम में यही आए कि राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है, और आर्टिकल 12 दिया जाए, आर्टिकल 40 दे दिया जाए, आर्टिकल 36 दे दिया जाए और आर्टिकल 51 दे दिया जाए। तो यहां हम राज्य की परिभाषा पढ़ाते हैं और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि ए और सी दोनों, तब आप आर्टिकल 36 को राज्य की परिभाषा ना बताएंगे, आर्टिकल 12 को बताएंगे। आप कहोगे क्यों, ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 में सबसे पहले ये बात कही गई है कि राज्य की परिभाषा को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। लेकिन आर्टिकल 36 तो केवल ये कहता है राज्य की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल 12 में है। क्लियर? अब अगर आर्टिकल 12 नहीं दिया जाए और कोई पूछे कि अब बताओ यार 40 दे दिया,
25 दे दिया और 36 दे दिया और क्या दे दिया कि राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में पड़ी है, आर्टिकल 36 लगा दो। आप कहोगे क्यों, आप तो कहते 12 में, तो ये हमारे नहीं दिया गया है, 12 और 36 दोनों दे दिए गए, तो ये बलवान है, क्योंकि कार्ड किसके नाम से आता है, जब शादी की होती है तो पिता के नाम से आता है, बेटा काम करता है, शुरुआत पहले कौन है, पापा है, ताकि बाद तुम्हारा जन्म, पहले फंडामेंटल राइट लिख दिया गया, उसके बाद बीपीएसपी लिखा गया। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा और आर्टिकल 36 कहता है वो ही परिभाषा होगी जो आर्टिकल 12 में परिभाषित है। अब इससे ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, और अगर इससे ज्यादा भी अगर बताना पड़ा तो आपको ये डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इसमें दिक्कत है, क्योंकि इससे ज्यादा और नहीं। अब आर्टिकल 37 क्या कहता है, आर्टिकल 37 क्या कहता है, आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी में समाहित जो भी आर्टिकल है उन्हें राज्य लागू कैसे करेगा, इस चीज का वर्णन आर्टिकल 37 में किया गया है। आर्टिकल 37 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कैसे करेगा या समाहित कैसे करेगा, इस चीज का वर्णन आर्टिकल 37 में किया गया। आप कहीं अच्छा होंगे कि यस, आर्टिकल 37 कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से लेके 51 के मध्य समाहित है, लेकिन इसको राज्य कैसे क्या पॉलिसियां बनाएगा, राज्य क्या करेगा, कैसे इन्हें लागू करेगा, वो चीज सारी आर्टिकल 37 में वर्णित की गई है। एम लक्ष्मीकांत में विस्तार से बताया गया है, लेकिन आपसे यही पूछेगा और हम विस्तार से बता देंगे। अब आर्टिकल 38 की बात यदि की जाए तो आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 कहता है राज्य द्वारा, आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा, सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा, आप कहेंगे ये चीज कुछ समझ में नहीं आई, ये आप क्या कर रहे हैं। आर्टिकल 38 कहता है जन कल्याण के लिए या सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राज्य ऐसे कदम उठाएगा, अगर कहीं पेयजल की सुविधा नहीं है तो राज्य का दायित्व होगा नलकूपों का निर्माण कराएगा, हैंडपंप लगवाएगा, खरंजा नहीं होगा तो खरंजा लगवाएगा, सड़क नहीं होगी जाने आने का मार्ग नहीं होगा तो जाने आने का मार्ग प्रदान करेगा राज्य, गांव में बिजली नहीं है तो गांव में बिजली का कार्य राज्य करेगा। तो ये कह रहा है राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जो समाज के हित के लिए, बच्चों को खेलने के लिए पार्क नहीं है तो राज्य का दायित्व है बच्चों को खेलने के लिए पार्क मुहैया कराएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य देगा राज्य, स्कूल देगा जिसमें बच्चे पढ़ सकते हैं, सरकारी स्कूल का निर्माण कराएगा राज्य, ये राज्य का दायित्व होगा। आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है, ये राज्य करेगा, राज्य का ये उत्तरदायित्व है जन कल्याण के लिए, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे चल सके उसके लिए सहयोग करेगा, उसके लिए कार्य को पूरा करने का कार्य कौन करेगा, राज्य करेगा। पशुओं के चरने के लिए चरागाह की व्यवस्था करेगा,
प्राथमिक स्वास्थ्य के प्रसव की जो महिलाएं हैं जिनके लिए, तो उनके लिए अलग प्राथमिक पीएससी केंद्र ओपन कराया जाएगा ताकि उन महिलाओं के प्रसव के समय जल्दी से जल्दी उनका ट्रीटमेंट हो सके। ये कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। कौन कहता है? आर्टिकल 38 कहता है। बस क्लियर। अब इससे ज्यादा तो नहीं। चलने के लिए रोड, खेलने के लिए स्टेडियम, पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था राज्य करेगा, नहरों की व्यवस्था राज्य करेगा, सड़कों की व्यवस्था राज्य करेगा। ये आर्टिकल 38 के अंतर्गत बढ़त किया गया है। अब आप कहेंगे 38 के अंतर्गत ये बढ़त किया गया, 39 के अंतर्गत क्या बढ़त किया गया है? आर्टिकल 39 के अंतर्गत जो किया गया है, आर्टिकल 39 में कहा गया है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति निर्देशक तत्व, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले, अनुसरण किए, शरण में अनुसरण किए जाने वाले, किए जाने वाले, किए राज्य द्वारा किए जाने वाले नीति सिद्धांत, नीति सिद्धांत अनुसरण, क्या अनुसरण करेगा? आर्टिकल 39 में कहा गया है कि राज्य अनुसरण करेगा, जो नीति सिद्धांत बनाएगा उनका अनुसरण करेगा। कौन अनुसरण करेगा? हम लोग। कैसे करेंगे उनका अनुसरण? इसके बारे में राज्य को शक्ति दी गई है कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति सिद्धांत, जो राज्य नीतियां बनाएगा उनका जनता क्या करेगी? अनुसरण करेगी, उनका पालन करेगी। ये बात 39 कहता है। किताबें इतना स्पष्ट नहीं करती है, हम आपको स्पष्ट कर दें। यही तो नहीं तो किताबें आप 50 बार पढ़ लोगे, लेकिन ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। जो नए होते हैं, कुछ ऐसे साथी होते हैं टीचर जो कि और अच्छे से समझाते हैं, अपना अपना समझाने का तरीका होता है। अब आर्टिकल 39 आ या का, 39 का लिख सकते हो या आ लिख सकते हो, ये जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि सामान्य न्याय कानूनी सहायता मुहैया कराएगा। सामान्य, राज्य क्या कराएगा? राज्य समान न्याय, समान न्याय व कानूनी सहायता प्रदान करेगा, कानूनी सहायता प्रदान करेगा। राज्य क्या करेगा? समान न्याय करेगा, भेदभाव राज्य नहीं करेगा। व कानूनी सहायता प्रदान करेगा। जैसे सपोज है एक सेठ जी का बेटा है और एक गरीब बेवा महिला है और उनमें तकरार हो गई, तो वो तो जा रहे हैं अपनी ओडी कार से बाहर, तारीख पर तारीख पढ़ती जा रही है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। तो सरकार उस महिला का केस लड़ेगी, यानी कानून के लिए सरकारी वकील क्या करेगा? उनके लिए सहायता प्रदान करेगा। जो इस योग्य नहीं होंगे, ये राज्य का दायित्व है। जो व्यक्ति सक्षम नहीं है इसके लिए कि हम न्यायालय में जाके अपना केस लड़ सके, उनके लिए कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य ऐसा नियम बनाएगा, राज्य कानूनी सहायता प्रदान कराएगा, ताकि उनकी जो सेठ जी हैं और जो एक बेवा महिला है, उन दोनों की कानून के समक्ष बराबर पहुंच हो सके और न्याय निष्पक्ष रूप से हो सके। समान न्याय, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि भाई वो तो सेठ जी के बेटे हैं और इनका कोई नहीं है, तो सेठ जी के बेटे ने जो कह दिया वो मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। शर्मा जी के बेटे नहीं, शर्मा जी और वर्मा जी है, कुछ नहीं चलेगा। यह समान न्याय व कानूनी सहायता कौन प्रदान करेगा? राज्य करेगा।
आर्टिकल 39 आ के अंतर्गत लिखा गया है, ये बाद में जोड़ा गया। आप कहेंगे ठीक है, अब आपका जो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है वो बताएंगे। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 महात्मा गांधी की जान, जिसपे महात्मा गांधी ने बहुत जोर दिया, ग्राम पंचायतों का गठन। किसका? ग्राम पंचायतों के गठन की बात, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, गठन की बात करता है आर्टिकल 40। ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, जिसके बहुत बड़े पक्षधर महात्मा गांधी रहे और जिसके विपक्ष में कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ये ठीक नहीं है, जबकि गांधी जी बहुत ज्यादा पक्ष में थे ग्राम पंचायतों के गठन की। ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, जो प्रधान बनते हैं, बीडीसी मेंबर बनते हैं, ताकि सभी लोगों के पास जो सुविधाएं लाइन में लगे हुए आखिरी व्यक्ति तक, यहां से बढ़ना शुरू हुई, यहां वाले को भी राज्य जो सहायता भेजे, वो ये नहीं कि आगे आगे वाले खा जाए, यहाँ वाले को भी मिलनी चाहिए। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब कहती है कि लाइन में लगे हुए आखिरी व्यक्ति तक जो राज्य सहायता देता है वो पहुंचनी चाहिए। इसके लिए महात्मा गांधी ने आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की और महात्मा गांधी इसके बहुत बड़े पक्षधर थे। आज थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं और ज्यादा विस्तार से चर्चा करते जाएंगे। अब आर्टिकल 41 क्या कहता है? कुछ मामलों में आर्टिकल 41 कहता है, आर्टिकल 41 कहता है कुछ मामलों में काम व शिक्षा का अधिकार, कुछ मामलों में काम व शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार कौन करेगा? राज्य। कुछ मामलों में और शिक्षा के अधिकार को राज्य मुहैया कराएगा। ये आर्टिकल 41 लिखता है और इतना इंपोर्टेंट ये है। आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 ये कहता है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं में तय, न्यायोचित एवं मानवीय दशाओं न्यायोचित एवं मानवीय कार्य के लिए, कार्य की दशाओं में मातृत्व सहायता का प्रावधान, मातृत्व सहायता का प्रावधान। आर्टिकल 42 कहता है न्यायोचित एवं मानवीय दशाओं के कार्य की दशाओं में मातृत्व सहायता का प्रावधान करेगा कौन? राज्य। राज्य मानवीय दशाओं के लिए मातृत्व सहायता प्रदान करेगा लोगों के लिए, जनता के लिए। आर्टिकल 43A कहता है उद्योगों एवं प्रबंधों में कर्मचारियों की सहभागिता के बारे में बात करता है। उद्योग धंधों में कार्य करेगा तो क्या होगा? उनके कर्मचारियों के वेतन और उनकी बात करेगा और उनके लिए ये प्रोत्साहन देगा। कौन? 43A में ये जोड़ा गया है
कि उद्योग धंधों के प्रबंधन के लिए कर्मचारियों की सहभागिता, कर्मचारियों की क्या क्या सहभागिता होगी उद्योगों के प्रति, उसके लिए क्या लिखा गया, आर्टिकल 43 लिखा गया, 43A। और 42 की तो बात होगी, 42 की जो बात होगी ये होगी। और 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह वेतन व मजदूरी, थोड़ा आर्टिकल 43 नहीं लिखा। आर्टिकल 43 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी। राज्य क्या करेगा, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी देगा, कर्मचारियों के लिए निर्वाह वेतन देगा, इतना वेतन देगा कि उनका घर चल सके। 43A भी कहा गया उद्योग धंधों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता किस प्रकार की होगी उसके बारे में कहा गया। 43A में ये आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उद्योग धंधों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। 43वां में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया गया। क्या कहा गया, सहकारी समितियां, जो इस समय कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड हो जाती है या लिमिटेड हो जाती है, उद्योग धंधे तो लगा दिए, कहा उद्योग धंधे तो बहुत बढ़िया काम करते हैं जितने धंधे, लेकिन इसमें थोड़ी सी सहायता कौन कर दे, सरकार कर दे तो मजा और ही आ जाए, तो वो प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे। इसके लिए 43 में क्या कहा गया, 43 में कहा गया सरकारी समितियों के प्रोत्साहन करेगा। राज्य क्या करेगा, जो सहकारी समितियां होंगी वो उसके लिए प्रोत्साहन करेगा। समितियां बना दी जाती हैं जैसे लिमिटेड कंपनियां वगैरह होती हैं। अब 44 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता होगी, यूनिफॉर्मल सिविल कोड, सभी जगह कानून, सभी जगह का न्याय एक समान होगा, सभी के लिए यूनिफॉर्मल सिविल कोड लागू किया जाएगा। ये आर्टिकल 44 कहता है सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, जो कि गोवा में थी, गोवा में है, और अभी सब जगह समान नागरिक संहिता का प्रावधान आर्टिकल 44 में बताया गया है। तो आज वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे और यहीं पर कल डीपीएसपी के जो आर्टिकल छूटे हुए हैं उन्हें बता देंगे, जो नए किस डेट में जोड़े गए वो बता देंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।